प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आमिर खान फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बारे में और हमने उसमें अनुच्छेद 19 के तहत दी गई जो हमारी 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं उनके संबंध में चर्चा की थी। आज हम इस लेक्चर में उन्हीं मूल अधिकारों को, स्वतंत्रता के मूल अधिकार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अनुच्छेद 20 के संबंध में कि अनुच्छेद 20 में आपको कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, अनुच्छेद 20 की जो हेडिंग है वो है दोष सिद्धि निवारण और दोहरे दंड से मुक्ति। दरअसल अनुच्छेद 20 में जो मूल अधिकार है या मैं कहूं कि अनुच्छेद 20 में जो स्वतंत्रता है यह दरअसल उन लोगों के लिए दी गई है जिनके ऊपर कोई अपराध का कोई आरोप है, यानी कि जो ट्रायल पे एक तरीके से पुलिस के रडार पर है, आप ये समझिए। दरअसल अनुच्छेद 20 में 3 मूल अधिकार बताए गए हैं। कौन कौन से? देखिए, अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है केवल उसी समय प्रचलित विधियों के अनुसार ही दंड का प्रावधान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, दरअसल इसमें क्या कहा जा रहा है। दरअसल अनुच्छेद 20(1) में कहा जा रहा है कि मान लीजिए आज के समय में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, ठीक है, और आज की आईपीसी जो है, जिस प्रकार हमारा संविधान है, ठीक उसी प्रकार अपराधों के लिए जो दंड होंगे उनके लिए एक अलग से संविधान है जिसे आप इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ठीक है। तो उस समय हमारी आईपीसी में उस अपराध की सजा क्या है, जिस डेट में उसने अपराध किया है, केवल वही सजा उसे दी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आईपीसी में कुछ चेंज करके उस अपराध की सजा की अवधि में बढ़ोतरी कर दें और फिर उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(1) में यही कहा जा रहा है कि जिस समय अपराध किया है केवल उसी समय प्रचलित विधियों के अनुसार ही दंड का प्रावधान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात बदला हुआ कानून उस व्यक्ति पर प्रभावी नहीं होगा। समझ आ रही है बात? अब देखिए, मैं आपको यहां समझाता हूं। मैं यहां पर आपके समझाने के लिए एक छोटा सा आपको 2014 का देखिए एक रेप केस था जो से हम निर्भया रेप केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले इन रेप के आरोपी जो थे इनको फांसी की सजा हुई, ठीक है। अब देखिए, 2014 में जब ये कांड हुआ तो ये एक ऐसा कांड था जिसने समस्त भारत को अंदर तक से हिला दिया और लोग इतने गुस्से में थे, उबाल में थे कि आईपीसी में चेंज किया जाए और अपराधियों के लिए इनमें जो अब रेप केस है इनमें फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। किंतु उस समय आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, अधिकतम उम्र कैद की सीमा थी, ठीक है। तब जो ये लोग हैं, जो आरोपी हैं, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट चाहता हुए भी इन लोगों को फांसी की सजा नहीं दे पाया। अब आप कहोगे कि सर कुछ दिनों पहले फिर फांसी कैसे हुई है उनको? दरअसल इन लोगों को जो फांसी हुई है वो रेप केस में नहीं, दरअसल उस लड़की की हत्या के केस में हुई है। समझ रहे हो? ये रेस्ट और मतलब बहुत ही एक दुर्लभ केस था। तो दरअसल मैं यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के समय में किसी अपराध की क्या सजा है, केवल वही सजा उसे मिल सकती है। आज के दिन हम उस आईपीसी में कुछ चेंज करके उस सजा की अवधि को बढ़ा दें तो वो उस पर प्रभावी नहीं होगी। अगर इसके विपरीत देखें, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ठीक है, और उस समय उस अपराध की जो सजा है वो ज्यादा है, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए एक्स कोई अपराध है या इसकी सजा जो है वो 10 साल है, आप ये मानो, ठीक है। तो आज किसी ए नाम के व्यक्ति ने यह अपराध किया और उसे 10 साल की सजा हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात आईपीसी में चेंज किया गया और इस अपराध की सजा को घटाकर 10 से कितने साल कर दिया गया है? 7 साल कर दिया गया है, यानी कि सजा की अवधि को कम कर दिया गया है। हमने बढ़ाना तो देख लिया कि केवल वही बढ़ा तो सकते नहीं, क्या कम करने वाली जो विधि है वो उस व्यक्ति के ऊपर लागू होगी?
बिल्कुल हां। यदि किसी विधि के द्वारा उस अपराध की सजा की अवधि में कमी की जाती है तो वह विधि जरूर उसके ऊपर लागू होगी, किंतु यदि किसी विधि के द्वारा उस समय किए गए अपराध की समय सीमा या अवधि में बढ़ोतरी की जाती है तो वह विधि उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यह है अनुच्छेद 20 का पहला खंड। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 20(2) की। किसकी दोस्तों? अनुच्छेद 20(2) की बात करता हूं। देखिए, अनुच्छेद 20(2) में दोहरे संकट से या दोहरे दंड से मुक्ति का प्रावधान है। दोहरे दंड से मुक्ति, ठीक है। अब दरअसल इसे क्या है? अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि भारत में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसके लिए दोस्तों? एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। उसने एक अपराध किया है तो एक ही सजा होगी। ऐसा नहीं है कि उसने एक अपराध किया है, कल उसने उसकी सजा भुगत ली, फिर अगले दिन फिर उसको सजा दे दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली योग्य बात क्या है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 20(2) की जो बात है वो केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में दोस्तों? न्यायिक दंड। केवल ये न्यायिक दंड के संदर्भ में है। इसका मतलब प्रशासनिक दंड जो है वो एक से अधिक बार दिया जा सकता है। समझ रहे हो? प्रशासनिक दंड एक से अधिक बार दिया जा सकता है। मैं आपको ये समझाता हूं, सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई एक सर्विसमैन है, ठीक है, कोई भी आप लगा लीजिए। वर्तमान में राजस्थान सरकार जो है उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो जो काफी एक्टिव है, वो बहुत जो करप्ट जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर सख्त होती हुई नजर आ रही है। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कभी ना किसी को किसी ना किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों। आपने सुना होगा रंगे हाथों पकड़ा गया। तो इसको मैं आपको उदाहरण बना के समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है अनुच्छेद 22। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप ये मानिए कि कोई पटवारी है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कोई पटवारी जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है एसीबी के द्वारा, ठीक है। यहां पर ये रंगे हाथ, ठीक है, रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। अब यहां पर ये जब गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तार करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी है, ठीक है। तो इसका पहला अपराध तो ये हो गया कि इसने करप्शन किया है और उसके लिए एसीबी इसे गिरफ्तार कर रही है, ठीक है, न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय इसके लिए जो अपराध के लिए जो सजा होगी वो इसे सजा देगा। समझ आई बात? लेकिन अब देखिए यहां पर दूसरी बात क्या है। अब जैसे पटवारी जो है वो राजस्व मंडल का एक व्यक्ति होता है। किसका होता है? राजस्व मंडल का, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि राजस्व मंडल भी उसे दंडित करे। मान लीजिए राजस्व मंडल जो है उसका विभाग जो है वो क्या करेगा? हो सकता है वो इस व्यक्ति की पदोन्नति पर रोक लगा देगा दंड स्वरूप। वो इसके इंक्रीमेंट पर, यानी कि इसका जो वेतन वृद्धि है उस पर रोक लगा सकता है दंड स्वरूप, या कुछ और कर सकता है। तो आप यहां पर देख क्या रहे कि एक व्यक्ति है जिसको एक अपराध के लिए उसने रिश्वत एक बार ही लिए, उस एक अपराध के लिए एक बार यहां पर और एक बार यहां पर 2 बार दंडित किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 20(2) में दिया गया प्रतिषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में, अर्थात न्यायपालिका किसी एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा देगी। लेकिन हो सकता है प्रशासन जो आपका है, आपका डिपार्टमेंट जो है, वो आपको एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित कर दे, तो उसे देखिए यहां पर दोबारा भी दंडित होना पड़ रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20(2) का जो प्रतिषेध है वो केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, अर्थात प्रशासनिक दंड एक से अधिक बार दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा अनुच्छेद 20(3) की। किसकी दोस्तों? अनुच्छेद 20(3) की। अब देखिए अनुच्छेद 20(3) बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे समझिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 20(3) समझिएगा। अनुच्छेद 20(3) के संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आज तक जो मैंने सबसे अच्छा सवाल देखा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अनुच्छेद 20(3) के संबंध में एक बार सवाल दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन का सिद्धांत निहित है? किसका दोस्तों? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत
निहित है। ठीक है, तो वो है अनुच्छेद 20(3). तो आत्माभिसंसन क्या होता है? आत्माभिसंसन से तात्पर्य है किसी ऐसे कार्य को करने पे मजबूर करना जो आप नहीं चाहते, आपकी इच्छा के विरुद्ध। ऐसा क्या है अनुच्छेद 20(3) में, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अनुच्छेद 20(3) में आत्माभिसंसन का सिद्धांत निहित है। तो समझते हैं आत्माभिसंसन क्या है, ये 20(3) से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि भारत में किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने पर, क्या देने पर दोस्तों? गवाही देने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसी को ही आत्माभिसंसन कहते हैं। आप देखना, कभी आपको देखने को मिल जाएगा किसी धारावाहिक में या किसी मूवीज में, या आजकल तो बहुत सारे धारावाहिक चल रहे हैं जैसे क्राइम पेट्रोल है, जिससे आप सीख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे आदत बनाइए। देखिए, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ और पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ लिया, मान लीजिए, ठीक है, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उस व्यक्ति ने यह स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, हाँ मैंने ये काम किया है। तो क्या पुलिस उस व्यक्ति को केवल उसकी गवाही के आधार पर या स्वीकारनामे के आधार पर अदालत में पेश कर देती है? जवाब होगा नहीं, बल्कि वो उसके बयान के आधार पर साक्ष्य जुटाती है, प्रूफ इकट्ठा करती है कि यदि उसने अपराध किया है तो कोई वेपन होगा या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज होगी या और बहुत सारे जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे साक्ष्य जुटाती है और फिर उन साक्ष्यों को इकट्ठा करके एक पूरी फाइलिंग बनाकर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाता है। और जो न्यायालय है वो केवल उसके स्वीकारनामे के आधार पर नहीं, बल्कि वो साक्ष्यों की तथ्यपरक जांच करके ही उस अपराधी के लिए उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। ठीक है ना? अब देखिए, यहां पर वही तो बात कही जा रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसने अपराध किया ही नहीं है, लेकिन पुलिस के भय से, डर से वो स्वीकार कर ले कि हाँ मैंने ऐसा किया है। यदि ऐसा होगा तो ज्यादातर ये कोशिश होगी, ये नतीजा निकलेगा कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो सजा पाएंगे। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 20(3) उसी को निषेध करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने पर आप बाध्य नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, तो ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात यहां पर शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, नार्को टेस्ट। ठीक है? नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी, भारत में ये बैन है, जबकि जो पश्चिमी देश है उनमें ये बड़े आजकल बहुत ही एक ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत जल्दी अगर किसी केस को सुलझाना है तो अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट किया जाता है। ठीक है? नार्को टेस्ट क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध करने का आरोप लगा है उसको एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, यह चिकित्सीय पद्धति है, और उसका असर यह होता है कि उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल है वो समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप उससे कुछ पूछेंगे तो वह चाहते हुए भी उस बात का गलत जवाब नहीं दे पाएगा, जो उसे पता है वो बताएगा। ठीक है? हालांकि इसमें 100% प्रूफ या मैं कहूं कि पूरी बात ही सत्य हो, ये भी सही नहीं है। तो यहां पर भारत में इसको बैन कर दिया गया है। देखा जाए तो बड़ी अच्छी है, किसी को मारने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है? बस आप साधारण सा एक इंजेक्शन इंजेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए उससे कि उसने ये काम किया है कि नहीं किया। लेकिन फिर भी ये भारत में क्या है? बैन है। ऐसा क्यों? उसकी वजह है अनुच्छेद 20(3), जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने पर या साक्ष्य देने पर बाध्य नहीं किया जा सकता, और यही आत्माभिसंसन का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है? लेकिन यदि कोई स्वेच्छा से कोई साक्ष्य देना चाहे तो उसकी मनाही नहीं है। ठीक है? अब सवाल यह उठता है कि फिंगरप्रिंट, ब्लड ग्रुप, डीएनए, क्या ये भी आत्माभिसंसन के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं? मान लीजिए सरकार, पुलिस प्रशासन को किसी व्यक्ति पर किसी मामले में डाउट है और उसे उस डाउट को क्लियर करने के लिए मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप चाहिए, उसका डीएनए सैंपल चाहिए, या फिर उसके फिंगरप्रिंट की आवश्यकता है। तो क्या वह व्यक्ति
पुलिस को इन्हें देने से मना कर सकता है? किस आधार पर कि ये उसके आत्मविश्लेषण के सिद्धांत का उल्लंघन है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसला दिया है कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल, ठीक है, ये आत्म अभिशंसन के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। पुलिस प्रशासन की सहायता हेतु यदि वह इनकी मांग करती है तो ये आपको देने होंगे। इससे जुड़े हुए कई विवाद हैं, ठीक है, जब हम कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट करेंगे आपके लिए तब मैं इन विवादों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो 20(3) में आत्म अभिशंसन का सिद्धांत निहित है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, समस्त मूल अधिकारों में सबसे बड़ा या मैं कहूं कि सबसे विस्तृत जो आज भी हो रहा है, सबसे विस्तृत यदि कोई आर्टिकल है या मूल अधिकार है तो वो है आपका अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो क्या है जीवन जीने का अधिकार? क्या जीवन जीना ही जीवन का अधिकार है या कुछ और है, ये समझते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि भारत में किसी व्यक्ति, यहां पर शब्द आया व्यक्ति, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को नहीं है बल्कि सबके लिए है और ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल है, ये प्रकृति के द्वारा दिए है, ठीक है ना। देखिए, भारत में किसी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से केवल, यहां पर एक शब्द डाल दिया गया दोस्तों, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है कि भारत में किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अर्थात जीवन जीने के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये जो शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमारे जापान के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का? देखिए, मान लीजिए फांसी है, मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, फांसी है, सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे राज्य ने किसी को फांसी की सजा दी और उसे फांसी लगा दी गई, तो ये क्या है, ये उसकी, क्योंकि उसकी जान चली गई है, उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये जो अधिकार है हमारा राज्य के पास प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने का, क्या ये असीमित है? तो वही अनुच्छेद 21 कह रहा है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने का जो उसकी स्वतंत्रता है उसके छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ये केवल भारत में कौन कर सकती है? विधि कर सकती है, अर्थात कानून कर सकता है। किंतु कानून भी एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही ऐसा कर सकता है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह भारतीय संविधान में जापान के संविधान से प्रेरित है। अब देखिए, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। 1956 में एक विवाद आया था सर्वोच्च न्यायालय में जिसका नाम है एनके गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद। दरअसल इस विवाद में सवाल आया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि जीवन जीने के अधिकार का मतलब क्या है? क्या जीवन जीने के अधिकार का मतलब या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जीवित रहना है या कुछ और? तो एनके गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारत में जीवन जीने के अधिकार का मतलब केवल जीवित रहने तक सीमित है। अर्थात आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, अगर आप मान लीजिए कोमा में है या कुछ और वजह क्यों ना हो आपके साथ,
तो भी आपको जीवन जीना ही पड़ेगा। यानी कि आपको अपने जीवन को छीनने का या मरने का अधिकार नहीं है। उसकी वजह है आईपीसी की धारा 309, जिसमें आईपीसी की धारा 309 ने भारत में आत्महत्या को अपराध घोषित किया हुआ है कि आपको अपनी जान लेने का भी अधिकार नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों में हम देखें तो वहां पर मरने का भी अधिकार है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने मरने का अधिकार भी दिया है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए। मैं आपको बताता हूं। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विवादों के निर्णय देते हुए बहुत सारी चीजों को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया। इन शॉर्ट में कहूं तो आप यह समझिए कि जो हर चीज जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो अनुच्छेद 21 के तहत आपका मूल अधिकार है। जैसे जीवन जीने के लिए स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध जल का होना जरूरी है या नहीं, तो यह भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है। अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है। जीवन जीने के लिए आश्रय का होना भी जरूरी है, तो आश्रय का भी आपका मूल अधिकार है। जीवन जीने के लिए खाद्य सामग्री का होना बहुत जरूरी है, तो निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का भी आपका अधिकार है। अच्छा जीवन जीने के लिए आपको चिकित्सा सहायता या स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने का भी एक मूल अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिए हैं। एग्जामिनर हमेशा यही से सवाल आपसे करता है, वो विवाद के तहत पूछेगा कि निम्न में से इसको मूल अधिकार किस विवाद के तहत बनाया गया या कब बनाया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, मैच मेकिंग के जहां पे सवाल बनते हैं। देखिए, मैं कुछ मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार है उनके संबंध में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा पाने का अधिकार। अब आपको लगेगा सर इसके लिए तो अनुच्छेद 21 क्या बनाया हुआ है, तो देखिए शिक्षा का जो मूल अधिकार है ये केवल अनुच्छेद 21 कै में नहीं है, ये अनुच्छेद 19(1) में भी आपको मिलेगा, ये अनुच्छेद 21 में भी मिलेगा, ये अनुच्छेद 21 कै में भी है, साथ ही में यह अनुच्छेद 39 कै में भी है। और आप पाएंगे जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो हमारा जो 11वां मूल कर्तव्य है उसमें प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह मूल कर्तव्य बनाया गया है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। तो यहां पर शिक्षा जो है, शिक्षा का जो अधिकार है ये भारत संविधान के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक विवाद आपको जरूर याद रखना है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया, यह बताया कि शिक्षा जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। अच्छा जीवन जीने के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। तो इस विवाद का निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को भी आपका मूल अधिकार माना है। ठीक है। उसके अलावा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ विवाद में 1989 में स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने का या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का भी आपको मूल अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक विवाद हुआ था, यह विवाद है 1998 का, यह है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद, जिसका फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, जल जरूरी है, पर्यावरण जरूरी है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, आश्रय का होना भी जरूरी है। आश्रय मतलब आपके पास मकान होना चाहिए। तो आप देखिए अनुच्छेद 21 के तहत हमारे हमारी संसद ने आश्रय प्राप्त करने के मूल अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत शामिल कर लिया। और आप देखिए वर्तमान समय में जिन लोगों के पास आश्रय नहीं है उन लोगों के लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है। जैसे बहुत समय पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। ये क्या है? ये लोगों को आश्रय देने का ही तो एक योजना है। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों का ये मूल अधिकार है कि वो आश्रय प्राप्त करें। और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास आश्रय नहीं है तो उन्हीं के इस मूल अधिकार को दिलाने के लिए वो ऐसी योजनाएं चलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक एनजीओ के विवाद के तहत 1978 में, ठीक है,
निशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत माना। और आप देखिए जो बीपीएल वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें राशन कार्ड योजनाओं के तहत कई बार समय समय पर जो सरकार है वो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाती रहती है। इसके अलावा भी कई सारे मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं, जैसे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य विवाद के तहत स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध जल प्राप्त करने का भी आपका मूल अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा, हाल ही किसी यूपीएसआई के एक एग्जाम में, जो पहला एसआई एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया है, यह निर्णय किस विवाद के तहत दिया गया? तो यहां पर एक विवाद है मुरली देवरा बनाम भारत संघ विवाद, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध कर दिया और इसे लागू कराने के लिए संसद को अधिकार दिया कि वो इसके लिए दंड विधि का निर्माण कर सकती है। तो आप देखते होंगे रेल के डिब्बों में या कहीं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर इतने रुपए का जुर्माना या 2 माह की कैद, ऐसा जो विधि है, ये सब विधि जो है ये मुरली देवरा विवाद के तहत आती है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध आपका मूल अधिकार है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत में किसी व्यक्ति को चौराहे पे फांसी दी हो। ठीक इसी प्रकार फांसी में देरी के विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। फांसी में देरी, देखिए, विधि को किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनने का अधिकार तो है। मान लीजिए किसी को फांसी हो गई है, उसे डराने का अधिकार तो थोड़ी है कि आज फांसी लगेगी, आ जाए प्रशासन वाले कि ठीक है कल लगेगी, कल तक फिर वो उसकी मनोदशा कैसी रहेगी आप सोचिए, कल फिर कहेंगे परसों लगेगी, तो उसे डराने का अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है। जब तक न्यायालय आपको अपराध सिद्ध ना कर दे तब तक प्रशासन या राज्य आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता। उसकी वजह है, आप देखिए जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो यहां पर मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतीय समाज में हथकड़ी लगाने से संबंधित है कि हमारी जो मानवीय प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है, लोग उसे अपराधी मानने लगते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी एक मूल अधिकार होगा। आपको तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती जब तक आपके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार एक निजता, राइट टू प्राइवेसी, ये जरूर डेट जरूर याद रखना है। 24 विभिन्न मामलों में एक्स बनाम वाई जेड विवाद जो हुआ, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं जिनकी सुनवाई करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार पैसिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक विवाद है जैसे श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य विवाद। उसी के साथ आप एक और अरुणा शानबाग विवाद है। उन्हीं विवादों की सुनवाई करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2018 को परोक्ष इच्छा मृत्यु को भारत में लीगल करार दे दिया, इच्छा मृत्यु को लीगल करार दे दिया। यहां पर एक शब्द जोड़ दिए गए पैसिव। पैसिव का मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप किसी ऐसी भयानक बीमारी से या व्याधि से ग्रसित हैं जिसका इलाज अब संभव नहीं है और आप बहुत ही संकट से जूझ रहे हैं, तो आपको विभिन्न माध्यमों के जरिए आपको इच्छा मृत्यु मिल जाएगी। लेकिन इसका भी एक प्रोसीजर है। देखिए, यदि राजस्थान राज्य का कोई व्यक्ति अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग करता है तो सबसे पहले उसके लिए कंडीशन है कि या तो वो व्यक्ति कोमा में हो या वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिससे उसके सही होने की उम्मीद ना हो। साथ में सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल जब जाएगी जब उस राज्य का हाई कोर्ट इस संबंध में निर्णय ले ले। सुप्रीम कोर्ट 4 डॉक्टरों की एक टीम गठित करेगा और 4 डॉक्टरों की टीम यदि उस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की बात को सही करार देती है तो उसे पैसिव यूथेनेसिया दे दी जाएगी। ये जो मैं अभी आपको विवाद बता रहा हूं, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य विवाद, अरुणा शानबाग विवाद, मैं हर अपने वीडियो लेक्चर में कहता आया हूं कि आपके साथ में एक नई सीरीज शुरू करूंगा कॉन्सेप्ट टॉक नाम से, जिसमें मैं इन विवादों के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, केस स्टडी बताऊंगा कि कब कब किस किस विवाद के तहत क्या क्या किया गया। ठीक है ना।
अब देखिए, परोक्ष इच्छा मृत्यु जो है, इसका जो इतिहास है वो बड़ा आसान नहीं रहा है। ठीक है, हमेशा ये मांग की जाने लगी कि क्या भारत में जिस तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, क्या उस तरीके से मरने का भी अधिकार है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह विवाद जरूर याद रखना है। सबसे पहले श्रीपति दूबल विवाद हुआ था महाराष्ट्र राज्य में, श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद। इसमें महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु को, किसको, इच्छा मृत्यु को इजाजत दी, यानी कि मरने के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत शामिल माना। देन उसके बाद पी रतिराम विवाद में 1994 में जो हुआ वो इसी एमएच जो श्रीपति दूबल है इसके ठीक साथ में ही रहा, यानी कि इस विवाद में भी हाई कोर्ट ने मरने के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत ही माना। किंतु ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य विवाद में यह निर्णय पलट दिया गया और कहा गया चूंकि भारत में अधिकांश जनता निरक्षर है, अशिक्षित है, तो इस मरने के अधिकार का कहीं ज्यादातर दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए ज्ञान कौर विवाद में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। किंतु पैसिव यूथेनेसिया वर्तमान में जारी है, उसके लिए कंडीशंस हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 20 और 21 के जो मूल अधिकार हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अनुच्छेद 22, 23 और 24 इनके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल एम द लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।